नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। आप सभी का AB 97 क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जो NCERT 10th क्लास विश्व समकालीन भारत, इसका अध्याय नंबर आज हमारा 4th जो चौथा अध्याय है, औद्योगिकरण का युग, ये हम आज के इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। जो भी साथी है जो हमारे पहले 3 अध्याय है, 3 चैप्टर हम कर चुके हैं, वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो कृपया करके उनको ज़रूर देखें। और जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आज की सेशन को हम शुरू करते हैं एक नए चैप्टर के साथ, औद्योगिकरण का युग। जो औद्योगिकरण का युग है, ये E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी ने 1900 की संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, जिसके जिल्द पर की गई तस्वीर में नई सदी के उदय, डॉन ऑफ द सेंचुरी, चित्र 1 का ऐलान है। चित्र पॉइंट 1 में ये दर्शाया गया है, डॉन ऑफ द सेंचुरी, E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी, न्यूयॉर्क, अमेरिका एवं इंग्लैंड 1900। यह चित्र दर्शाया गया है और इसमें बताया गया है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, तस्वीर के मध्य एक देवी जैसी तस्वीर है। तस्वीर के मध्य क्या एक देवी है, उसकी तस्वीर है इस चित्र में दर्शाया गया है। और ये देवी हाथ में नई शताब्दी की ध्वजा लिए प्रगति की फरिश्ता दिखाई देती है। ये देवी है किस रूप में दिखाई दे रही है? एक नई शताब्दी की ध्वजा के लिए प्रगति की फरिश्ता दिखाई देती है। उसका एक पाँव पंख वाले पहिए पे टिका हुआ है। यह पहिया समय का प्रतीक है। उसका उड़ान भविष्य की ओर, उसके उन्नति के चिन्ह तैर रहे हैं। उन्नति के चिन्ह हैं वो तैर रहे हैं। रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाना, ये चीज़ें क्या है, ये इसमें क्या दर्शाया जा रहा है। और मशीन और तकनीक का ये महिमा मंडन एक अन्य तस्वीर में और भी ज़्यादा साफ दिखाई देता है। यह तस्वीर एक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर 100 साल से भी पहले छपी थी। चित्र 2 में इस तस्वीर को जादूगर ने दिखाए गए हैं। ऊपर वाले हिस्से में प्राच्य इलाके का अलादीन, जिसने अपने जादुई चिराग को रगड़कर एक भव्य महल का निर्माण कर दिया था। प्राच्य क्या है? नए शब्द है। प्राच्य का अर्थ क्या होता है? ये हम जो प्राच्य है, भूमध्य सागर के पूर्व में, जो भूमध्य के सागर में पूर्व में स्थित देश है, आमतौर पर ये शब्द एशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये आमतौर पर ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? एशिया के लिए। कौन सा शब्द जी? हम कहेंगे कौन सा शब्द? प्राच्य शब्द। और पश्चिमी नजरिए में प्राच्य इलाके पूरे आधुनिक, पारंपरिक और रहस्यमय थे। एक आधुनिक मैकेनिक जो आधुनिक औजारों से नया जादू रच रहा है, वह पुल, पानी के जहाज और मीनार और गगनचुंबी इमारतें बनाता है। इस चित्र में दर्शाया जा रहा है। और अलाउद्दीन पूरब और अतीत का प्रतीक, मैकेनिक पश्चिम और आधुनिकता का है। और ये तस्वीरें आधुनिक विश्व की विजय गाथा कहती है। इस गाथा में आधुनिक विश्व द्रुत तकनीकी बदलाव एवं आविष्कारों, मशीनों, कारखानों, रेलवे और वाष्पोत्सव की दुनिया के रूप में दर्शाया गया है। इसमें औद्योगिकरण का इतिहास विकास की कहानी के रूप में सामने आता है और आधुनिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है। अब ये छवि और ये संबंध लोकमानस का हिस्सा बन चुके हैं। क्या आप भी तेज औद्योगिकरण को प्रगति एवं आधुनिकता के काल का रूप में नहीं देखते? क्या आपको नहीं लगता रेलवे और फैक्ट्रियों का निर्माण, गगनचुंबी इमारतें, पुलों का विस्तार समाज का विकास का द्योतक होता है? किस तरह विकास हो रहा है ये दर्शाया जा रहा है। इसमें ये छवियाँ किस प्रकार जो विकसित हुई, इन विचारों से हमारा क्या संबंध है? क्या औद्योगिकरण के लिए तीव्र तकनीकी विकास हमेशा जरूरी होता है? क्या आज भी हम तमाम तरह की कामों को दिनों दिन बढ़ते मशीनीकरण का गुणगान कर सकते हैं?
औद्योगिकरण से लोगों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा, इस सवालों का जवाब देने के लिए हम औद्योगिकरण के इतिहास को समझना पड़ेगा। और आज ये हम अध्याय जो औद्योगिकरण का विकास है वो किस प्रकार हुआ वो हम डिस्कशन करेंगे। और औद्योगिक क्रांति से पहले औद्योगिक क्रांति से पहले औद्योगिकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ ही जोड़कर देखते हैं कि औद्योगिकरण है इसको हम किसके साथ जोड़कर विकास के साथ को जोड़कर देखते हैं तो किसको, कारखाने के साथ। औद्योगिकरण का जो संबंध किससे है, कारखाने के विकास के साथ देखकर हम जोड़ सकते हैं कि औद्योगिकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करें, औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा आज से फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है कि कह रहे हैं इसमें कि औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण का जब हम संबंध विकास होता है तो किससे जोड़ते हैं, कारखाने से। और जो उत्पादन हो रहा है, जो विकास हो रहा है, तो क्या करेंगे हम, जो हमारा जो आशय होता है कि फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है। जब औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो हमारा आशय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से होता है। औद्योगिकरण के इतिहास अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होते हैं कि यहाँ से हमारा जो इम्पोर्टेंट क्या है कि इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि औद्योगिकरण को अक्सर हम किसके विकास के साथ ही जोड़कर देखते हैं तो कारखानों के साथ। और अगर औद्योगिक उत्पादन की बात करें तो क्या है, हम फैक्ट्री में होने वाले उत्पादन से होता है। जब हम औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो क्या है, हमारा आशय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से होता है। और ये अक्सर प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होते हैं औद्योगिकरण। पर इस सोच में एक समस्या है। क्या समस्या है जी, दरअसल इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था कि एक समस्या उत्पन्न हुई है। कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है जी, तो इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले इंग्लैंड और यूरोप में जो कारखाने बने हैं, फैक्ट्रियां बनी हैं, उनकी स्थापना से पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था कि किन देशों में बड़े पैमाने पर उनकी कारखानों की स्थापना से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। तो कहेंगे जी इंग्लैंड और यूरोप में। कौन से, इंग्लैंड और यूरोप में। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण के नाम देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो इतिहासकार औद्योगिकरण को किसके नाम से जानते हैं, तो किस चरण से जानते हैं, आदि औद्योगिकरण से। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहर के सौदागर गांव की तरफ रुख करने लगे थे। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहर के जो सौदागर थे किसकी तरफ रुख करने लगे, गांव की तरफ। कौन जी, 17वीं 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहर के सौदागर जो व्यापारी थे वो गांव की तरफ है रुख करने लगे। किसान और कारीगरों को पैसा देते थे। किनको पैसा देते थे जी, किसान और कारीगरों को। उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहर के सौदागर गांव की तरफ रुख करने लगे। किसान और कारीगरों को पैसा देते, उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। इस तरह ये विकास हो रहा है। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो यूरोपीय सौदागर है वो किसकी तरफ बढ़ने लगे थे, तो हम कहेंगे जी गांव की तरफ। ये क्या करते थे, पैसे है किसानों को क्यों देते, किसान और कारीगरों को पैसे देते थे, उनसे क्या काम करवाते थे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे जो सौदागर थे। और उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में रहते उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। वजह यह थी कि शहरों में शहर दस्तकारी व्यापारी गिल्ड्स काफ़ी ताकतवर थे कि शहरों में क्या कारण था कि वो बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि शहर में जो दस्तकारी थे और व्यापारी जो गिल्ड्स थे वो काफ़ी ताकतवर थे। ये गिल्ड्स उत्पादकों के संगठन होते थे
गिल्ड्स से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। शासकों ने भी विभिन्न गिल्ड्स के खास उत्पादकों के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार दिया। फलस्वरूप नए व्यापारी शहरों में कारीगर नहीं कर सकते, इसलिए गांव की तरफ जाने लगे थे। ये कारण था। और गांव में गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे थे। गांव के गरीब है किसके लिए काम करने लगे थे? काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए। जैसा कि पिछले साल की पाठ्य पुस्तक में देखा था, एक ऐसा समय था जब खुले खेत खत्म होते जा रहे थे, कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी और अपनी रोजी रोटी के लिए साझा जमीनों से जलावन की लकड़ियाँ, बेरियाँ, सब्जियाँ, भूसा और चारा आदि बांधकर काम चलाने वाले छोटे छोटे किसान और गरीब किसान आमदनी के नए स्रोत ढूंढ रहे थे। बहुतों के पास छोटे मोटे खेत थे, लेकिन उनसे घर के लोगों का पेट नहीं भर सकता था। इसलिए सौदागर वहां आए और उन्होंने माल पैदा करने लगे। पैसे की रकम दी तो किसान फौरन तैयार हो गए। सौदागरों के लिए काम करते हुए गांव में ही रहते थे, छोटे छोटे खेतों को भी संभाल सकते थे। इस आदि औद्योगिकरण उत्पादन से होने वाली आमदनी ने खेती के कारण सिमरती आय में बड़ा सहारा दिया। अब उन्हें परिवार के श्रम संसाधनों को इस्तेमाल का मौका मिल गया था। इस व्यवस्था से शहर और गांव के बीच इस व्यवस्था से शहर और गांव के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। और सौदागर रहते तो शहरों में थे, लेकिन काम ज़्यादातर देहात या गांव में चलता था। इंग्लैंड का कपड़ा जो व्यवसायी था वो था स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे, सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। इससे जो धागा मिलता था वो बुनकर जो फुलर्स और रंग साजों के पास ले जाता था। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। इसके बाद निर्यातक को व्यापारी कपड़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे। इसलिए लंदन को तो फिनिशिंग सेंटर के रूप से भी जाना जाता है। लंदन को किसके लिए नाम से जाना जाता है? फिनिशिंग सेंटर के रूप से ही जाना जाता है। और एक नया शब्द हमारा क्या है? स्टेपलर। ऐसा व्यक्ति जो ड्रेसों के हिसाब से ऊन को स्टेपल कराता है, ये छांटता है, वो क्या? स्टेपलर। फुलर क्या है? ऐसा व्यक्ति जो फूल करता है, यानी चुनटों के सारे कपड़े को समेटता है। कार्डिंग क्या? वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी, पर इस पर सौदागरों का नियंत्रण था और चीज़ों का उत्पादन कारखानों की बजाय घरों में होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20 से 25 मजदूरों से काम करवाते थे। और इसका मतलब ये हुआ कि कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते थे। कारखानों का उदय है कैसे? कारखानों का उदय इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले थे। इंग्लैंड में कारखाने हैं कब खुले थे? हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम कंपटीशन और एग्जाम बोर्ड के लिए कि इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले थे? 1730 के दशक में। उनकी संख्या तेजी में इजाफा 18वीं सदी के आखिर में हुआ था। कपास कॉटन नए युग का पहला प्रतीक है। नए युग का पहला प्रतीक क्या है? कपास और कॉटन। कपास और कॉटन। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन में अपने कपास उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था। कितने कितने करोड़ कितने लाख पाउंड का कच्चे कपास का आयात करता था ब्रिटेन? 25 लाख। 1787 में यह आयात कितना बढ़कर हो गया था? 220 लाख पाउंड। 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कितने पाउंड
कच्चे कपास को आयात करता था 25 लाख जी। कितने? 25 लाख। ये आयात 1787 में 27 साल में कितना हुआ? 220 लाख तक पहुंच गया था। ये इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव का परिणाम था। और आइए देखिए ये बदलाव कौन से थे, तो ये हम डिस्कशन करेंगे। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेशन में बताएं कि क्लास कैसे रही। और 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हैं हुए हैं जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया, कार्डिंग, ऐंठना व कताई लपेटने के हर चरण की कुशलता बढ़ा दी। कि 18वीं शताब्दी में जो 18वीं शताब्दी में व्यापार इतना बड़ा कि काफ़ी वृद्धि होने लगी 18वीं सदी के आखिर में। और प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया, पहले से ज़्यादा मजबूत धागे व रेशे का उत्पादन होने लगा। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अब तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। ये काम लोग अपने घर पर ही करते थे, लेकिन अब महंगी नई मशीनें खरीदकर उन्होंने कारखानों में लगाया जा सकता था। कारखाने में सारी प्रक्रिया एक छत के नीचे एक मालिक के हाथों में आ गई। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना, मजदूरों पर नज़र रखना, और जब तक उत्पादन गांव में हो रहा था तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे। 19वीं सदी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड के भूदृश्य का अभिन्न अंग बन गए थे। नए कारखाने इतने विशाल, नई प्रौद्योगिकी की ताकत इतनी जादुई दिखाई देती थी। उस समय के लोगों की आंखें चौंध दिया जाता थी, मजबूत चौंक जाते थे। लोगों का ध्यान कारखानों पर टिका रह जाता था। वे इस बात को मानो भूल ही जाते थे कि उनकी आंख में ओझल गलियों और वर्कशॉप से भी अभी भी उत्पादन चालू है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी 1.2। 1.2 क्या है? औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। जो औद्योगिक की जो रफ्तार है वो कैसे हुई? औद्योगिकरण की प्रक्रिया कितनी तेज थी? क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक ही सीमित होता था? क्या था? तो पहला सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। कि जो सूती उद्योग और कपास उद्योग है ये किसके फलते फूलते उद्योग थे? ब्रिटेन के। किसके थे जी? ब्रिटेन के। और तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। कि 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गए। 1840 के दशक से इंग्लैंड और 1840 के दशक से उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा। 1840 में क्या हुआ और 1860 के बीच में उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा। रेलवे का विस्तार 1840 और 1860 के दशक में हुआ। लोहे और स्टील की जरूरत तेजी से बढ़ी। 1873 ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य कितना हुआ था? 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। 1873 में ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात कितना हुआ था? 7.7 करोड़ पाउंड हो गया। ये राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से क्या थी? दुगनी थी। इंग्लैंड के कपास निर्यात से कितनी थी? दोगुनी थी। दूसरा, नए उद्योग परंपरागत उद्योगों को इतनी आसानी से हाशिए पर नहीं ढकेले सकते थे। 19वीं सदी के आखिर में तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र काम करवाने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज़्यादा नहीं थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था। कपड़ा उद्योग क्या था? एक गतिशील उद्योग था, लेकिन उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में होता था। तीसरा कारण क्या था? यद्यपि परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती और धातु उद्योगों से तय नहीं हो रही थी, लेकिन ये परंपरागत उद्योग पूरी तरह ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे। खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पोल्ट्री, कांच के काम, श्रम शोधन, फर्नीचर, औजारों के उत्पादन जैसे बहुत सारे गैर मशीनी क्षेत्र जो तरक्की हो रही थी। मुख्य रूप से साधारण और
छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम था। चौथा था प्रौद्योगिकी की बदलाव की गति धीमी थी। औद्योगिक भूदृश्य पर ये बदलाव नाटकीय तेजी से नहीं फैले। नई तकनीक महंगी थी। सौदागर व व्यापारी उनके इस्तेमाल के सवाल पर फूंक फूंक कर कदम बढ़ाते थे। मशीनें अक्सर खराब हो जाती थी। उनकी मरम्मत पर काफ़ी खर्चा आता था। वह उतनी अच्छी भी नहीं थी जितनी उनके आविष्कारों और निर्माताओं का दावा था। इस बात को समझने के लिए आइए भाप के इंजन का उदाहरण लें। जेम्स वाट ने न्यूकोमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया था। कि भाप के इंजन के आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। और भाप के इंजन में सुधार किया। 1871 में नए इंजन को पेंट करवा लिया। इस मॉडल का उत्पादन उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बुल्टन ने किया था। इस मॉडल का उत्पादन किसने किया था? उनके दोस्त थे मैथ्यू बुल्टन। और सालों तक उन्हें कोई खरीदारी नहीं मिली। 19 सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 321 इंजन थे। पूरे साल में इंग्लैंड के पास कितने थे? 321 थे। इनमें से 80 इंजन सूती और 9 ऊन उद्योगों में, बाकी खनन, नहर निर्माण, लोहा कार्य में इस्तेमाल हो रहे थे। किसी उद्योग में भाप के इंजनों का इस्तेमाल काफ़ी समय बाद तक भी नहीं हुआ। यानी मजदूरों की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अपनाने में उद्योगपति बहुत ही हिचकिचा रहे थे। अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे कि 19वीं सदी के मध्य का औसत मजदूर मशीनों पर काम करने वाला नहीं बल्कि परंपरागत कारीगर और मजदूरी होता है। 1830 की एक कताई फैक्ट्री आप देख सकते हैं। इस तरह भाप की ताकत से चलने वाले विशालकाय पहिया एक साथ सैकड़ों तकलियों को घुमाने लगते थे। और ये एक फोटो चित्र दर्शाया गया है चित्र नंबर 6 में। इंग्लैंड में एक रेलवे कारखाने में फिटिंग शॉप पर जो इल्स्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1849 ये वहाँ उस टाइम फोटो चित्र दर्शाया गया है। नेक्स्ट हमारा है हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज के इस सेशन को हम यही विराम करते हैं। क्लास कैसे रही कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।